जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। हरियाणा का ऐतिहासिक मेवात नूंह जिला पिछले दिनों 1947 के बाद पहली बार सांप्रदायिक हिंसा व आगजनी का कहर झेलने के लिए मजबूर हुआ और देखते ही देखते राज्य के कई और इलाके इस कहर की जद में आ गए। वे इस कदर कि वहाँ के डरे हुए व निर्बल अल्पसंख्यक परिवारों द्वारा अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन की खबरें आने लगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वाभाविक कर्तव्य था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वे शांति व सौहार्द के लिए उपयुक्त कदम उठाकर वहाँ के लोगों और ख़ास तौर पर पीड़ितों में सुरक्षा का विश्वास जगाते और उन्हें आश्वस्त करते कि उनकी सरकार किसी भी हालत में किसी भी निर्दोष का बाल भी बाका न होने देने के लिए कटिबद्ध है। बढ़ते जन दबाव के बीच उन्होंने घोषणा की कि हिंसा, आगजनी व उपद्रव के दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। एक पल के लिए लगा भी कि वे अपने इस कर्तव्य के प्रति गंभीर है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने इस ओर से आंखें मूंद ली और यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि वे हर किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने राज्य में पुलिस बलों की कमी का कुछ इस तरह से हवाला दिया कि जैसे इस कमी के लिए बेचारे हिंसा व आगजनी पीड़ित ही जिम्मेदार हो। फिर जनसंख्या के मुकाबले पुलिस बलों के अनुपात बताने पर वे उतर आए। इस सिलसिले में उन्होंने यह याद रखना भी गवारा नहीं किया कि किसी भी राज्य में आम लोगों की सुरक्षा, राज्य के नागरिकों की सुरक्षा पुलिस बलों की संख्या से ज़्यादा वहाँ के सामाजिक ताने बाने व वातावरण पर निर्भर करता है। समाज में परस्पर विश्वास का भाव होता है तो लोग बिना पुलिस बल के भी सुरक्षित अनुभव करते हैं और अविश्वास यदि जड़ें जमा लेता है तो पुलिस भी उन्हें आश्वस्त नहीं रख पाती। यदि अपर्याप्त पुलिस बल ही लोगों के असुरक्षित होने का कारण है, तब तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तुरंत ही पुलिस बल को बढ़ाने के लिए युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए, मगर उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। उन्हें यही कैसे याद रहता कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 2 कार्यकालों में नफरत के पैरोकार किस प्रकार राज्य के सामाजिक वातावरण से परस्पर विश्वास को बेदखल कर नफरत को प्रतिष्ठित करते गए हैं और सांप्रदायिक सौहार्द से खेलते हुए खुद को कितने कवच कुंडलों से लैस और कितना सुरक्षित अनुभव करते रहे हैं। इस पर जिस मीडिया को अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर होने की स्थिति में मनोहर लाल खट्टर को यह सब भूलने न देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उनसे उनके मुखारविंद से यह आप्त वाक्य सुनकर जैसे खुद ही अपने होश खो दिए। फिर वह उनके कहे कि अनसुनी न करता तो और क्या करता। उन्हें कैसे याद दिलाता कि मुख्यमंत्री रहते सारे हरियाणा वासियों के जान माल की हिफाजत उनकी अनुकंपा नहीं बल्कि दायित्वगत बाध्यता है। इसलिए कि हमारा संविधान सारे नागरिकों को वे देश में कहीं भी रहे इसकी गारंटी देता है और इसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार मानता है। ठीक है कि यह संविधान मनोहर लाल खट्टर और उनके जैसों की ब्राह्मणवादी सोच को किसी भी रूप में अपने माफिक नहीं लगता, इसलिए वे कभी कभी उसकी समीक्षा की बात किया करते हैं। लेकिन अभी तो अपने सारे सुनहरे दिनों के बावजूद वे उसकी ऊट चरावे निहुरे की तर्ज पर ही अवज्ञा कर पाते हैं, खुल्लम खुल्ला नहीं कर पाते। जिस पुलिस बल की कमी का रोना रोकर वे सारे हरियाणा वासियों की सुरक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। अंग्रेजों के वक्त 1861 में पुलिस एक्ट बनाकर उसका गठन किया गया तो जनता के जान माल की हिफाजत ही उसका उद्देश्य बताया गया था। इसी के लिए उसे अपराध रोकने की शक्तियां दी गई थी और कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए दंड के प्रावधान भी किए गए थे। यह जानते तब शायद उन्हें यह अपराध बोध थोड़ा बहुत सताता
कि अंग्रेज़ों के दौर में विदेशी हुक्मरानों ने अपनी पुलिस से लोगों के जान माल की रक्षा की अपेक्षा की थी, मगर अब भाजपा शासन के अमृतकाल में पुलिस के बूते सबको सुरक्षा देने में सरकार असमर्थ हो गई है। खट्टर के वकील उन्हें ज़रा और पीछे ले जाकर राज्य के गठन के इतिहास से भी वाकिफ करा देते कि राज्य को सारी शक्ति लोगों द्वारा अपने अधिकारों व विश्वासों को उसमें समाहित करने से ही प्राप्त हुई है, तो शायद वे इस सवाल का सामना भी कर पाते कि अगर लोगों को असुरक्षा के माहौल में ही रहना है तो भला उन्हें राज्य या उसका प्रतिनिधित्व करने वाली उनकी जैसी सरकार की क्या ही ज़रूरत है। खासकर जब उसके मुखिया के तौर पर वे इतना भी नहीं समझ पा रहे कि वे उन हरियाणा वासियों के भी मुख्यमंत्री है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया या जो उन्हें अथवा जिन्हें वे पसंद नहीं करते। इसलिए किसी भी कदम पर उनका इन आधारों पर उन्हें निराश करने या उनसे भेदभाव बरतने का अधिकार नहीं है। सवाल है कि उनकी नासमझी और कर्तव्यहीनता के इस अफसोसजनक माहौल में किससे यह अपेक्षा की जाए कि वह आगे आकर उनसे कहेगा कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने जिन कारणों के मद्देनज़र मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करार दिया था, उनके सबको सुरक्षा न दे पाने के कथन में भी काफ़ी हद तक उन कारणों की आहट दिखाई देती है। लेकिन यह बात तो बिना किसी के कहे ही साफ है कि उन्हें इस नासमझी व कर्तव्यहीनता की हिमाकत तक पहुंचने की हिम्मत या हौसला अथवा दोनों समाज को विभाजित करने में मिली उनकी सफलता ने ही प्रदान किया है। इसी सफलता के चलते वे संविधान में देशवासियों को हासिल अधिकारों व गारंटियों से खेल कर या उन्हें छीन कर भी आश्वस्त रहते हैं कि ज़रा से इमोशनल अत्याचार के बिना पर लोग उनकी इस छिनैती को भूल जाएंगे और चुनाव में सत्ता फिर से उन्हें ही सौंप देंगे। यह सारा खेल 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ही खेला जा रहा है। इसको लेकर जनता के मन में अब कोई आशंका नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में जनता के हित में एक भी काम नहीं किया। इसके उलट जो काम उन्होंने किए वे सारे के सारे जन विरोधी थे। ऐसे में अब जब चुनाव में लोगों के बीच में कैसे जाया जाए, यह सवाल भाजपा के नेताओं के सामने खड़ा है। इसलिए आरएसएस बीजेपी ने इसका हल यह निकाला कि दंगे फसाद कराए जाए ताकि लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाया जा सके। दूसरी बात यह कि दंगे फसादों में ही SC ST OBC को प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया जाता है या हिंदू बनाना आसान हो जाता है, और जैसे ही वे हिंदू बन जाते हैं ब्राह्मण उनका अपनी राजनीति के लिए उपयोग कर लेते हैं। यह काम भाजपा पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। चुनाव से पहले दंगों का हथकंडा पुराना ही है, उसे फिर से आजमाया जा रहा है। इस आश्वस्ति में एक हिस्सा उस डबल इंजन निर्लज्जता का भी है जिसके बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र विपक्षी दलों की राज्य सरकारों से तो नाहक ही सख्ती से पेश आती है, लेकिन अपनी पार्टी की सरकारों के बड़े बड़े कसूरों की ओर आंखें मूंदी रहती हैं। मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाने के बावजूद बीरेन सिंह का मुख्यमंत्री पद पर निर्भय बने रहना इसी का एक उदाहरण है। वहाँ लोगों के जान माल से खेलने वाले उपद्रवी पुलिस के हथियार तक लूट गए और उन्हीं से हिंसा कर रहे हैं, और राज्य सरकार उनसे वापसी की अपील के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही, और केंद्र को इसमें उसकी बर्खास्तगी का कोई कारण नहीं दिखता। काश आज इर्तिजा निषाद की तरह ही कोई इस आश्वस्ति को नकार कर उनसे यह कह सकता कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।